नागराज। नागराज आतंकवादी गिरोहों की तबाही का देवता। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा है। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोहों के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और वर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत निम्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देंगे। अटेंशन प्लीज। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की तरफ बढ़ने लगे। शायद वो अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में, दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ा बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें? उसी के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरगना हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में से 4 व्यक्ति उठकर मंच पर चले गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर भी कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर, और मैं हूँ हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को ख़त्म करके नहीं नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। अब मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकाल कर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद ट्रिंग 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 ट्रिंग। उफ हाय। उन्हें क्या हो गया? अरे सांप! उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब है कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र ही। आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख ही नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आए, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। यही तो हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ। जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट्स का महारथी हूँ। यस, आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट्स के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों का अतिरिक्त अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दो। और फिर सा ठा ठा। यह स्नैक हैंड है। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। तुम लोगों को कैसा लगा? हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, नागराज के सामने नतमस्तक हैं। अब देखो,
नागराज किस तरह दीवारों पर चढ़ता हुआ हॉल की छत से गुजरेगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, वो बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चढ़ रहा है। उफ, कितनी तेजी से, और वो भी बिना किसी आहट के छत पर रेंगता जा रहा है। यह तो बेमिसाल हथियार है। दोस्तों, नागराज हॉल के दरवाजे पर उतर चुका है। अब वह जंगल के शिकारी अंदाज में वापस मंच पर आएगा। श्श्श, कमाल है, नागों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। माय गॉड! क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं हैं। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनकी दूसरा दल घाव से रक्तस्राव रोके रहता है। और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने की कमाल की शक्ति हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तुओं को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप ही लगती है यह बात तो। मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत ज़रूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। बोली शुरू की जाए। $5,000, $10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसीलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और अब मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में आज शाम हम एक पार्टी देंगे। शाम की पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका ले रखा है? यह तो सौदा है भाई, मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोहों के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। नागराज, हमारे उग्रवादी बेकार कैंप चला रहे हैं और उनके कैंप आसाम के जंगलों में हैं। हम ऐसे ही एक कैंप में उतरेंगे। यहाँ के लोग गरीबी की सतह से निम्न स्तर की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की गरीबी हम बेकार कैंपों के द्वारा दूर करते हैं। यानी गरीबों को देशद्रोह के लिए तैयार किया जाता है। इसके बावजूद भी हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। उसकी वजह, असल में ये लोग छोटी छोटी जातियों के गुटों में विभाजित हैं और इन लोगों के अपने अलग अलग धर्म गुरु हैं जिन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने मिशनरियों द्वारा भी काम किया। धर्म परिवर्तन द्वारा इन्हें एक नए संप्रदाय में ढालना चाहा, परंतु इससे भी अधिक सफलता नहीं मिली। इनके धर्मगुरु चीख पुकार मचाकर सरकार को चौकन्ना कर देते हैं और अगर इनकी जातियों में कोई आपसी झगड़ा फैलाते हैं तो एक शक्तिशाली हस्ती हस्तक्षेप करके इनका झगड़ा सुलझा देती है। शक्तिशाली हस्ती? वह कौन है? बताया जाता है कि वह असम के जंगलों में कहीं रहता है, परंतु उसका निवास स्थान किसी को मालूम नहीं। यहाँ के निवासी उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह एक सफ़ेद बालों वाला लंबा तगड़ा इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल की है। बहुत ही विचित्र और रहस्यमय इंसान है। वो तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। कोई भी धर्मगुरु उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हर आदमी उससे खौफ खाता है। तुम लोगों ने उसकी हत्या की कोशिश नहीं की? कई बार की नागराज, लेकिन हर बार नाकाम रहे। ऐसा कहा जाता है कि वह कोई बहुत बड़ा जादूगर है। कोई भी स्थानीय व्यक्ति उसकी हत्या की योजना में हमारा सहयोग नहीं करता। तो तुम लोग मेरे हाथों से स्वर्ग धाम पहुंचाना चाहते हो? कैंप आ गया, बाकी बातें पूरी योजना के साथ होगी। सब ठीक है राका? बस एक छोटी सी घटना को छोड़कर सब ठीक है बॉस।
कैसी घटना? दो कैदी भाग निकले हैं। मेरे शिकारी कुत्ते उनकी बोटियां ले आए। राका कैंप इंचार्ज है और यह है हमारे मेहमान नागराज। स्वागतम कैंप के कंट्रोल हाउस में। सबसे पहले तुम भूभाग के चित्र को ध्यानपूर्वक देख लो नागराज। यह टोंक नदी है जो ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है। नदी के किनारे यह स्थल देखो जिसे लाल दायरे में दिखाया गया है। यह एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है और इसके चारों तरफ एक बस्ती आबाद है। इसके अलावा पहाड़ियों में कई कबीले भी हैं। इस मंदिर को लेकर दो समुदाय के लोगों में काफ़ी पुराना झगड़ा चलता आ रहा है। बाद में एक संप्रदाय का इस पर एक छत्र राज हो गया, क्योंकि ये लोग दूसरे संप्रदाय से हर सूरत में मजबूत थे, धन से भी और ताकत से भी। दूसरे संप्रदाय वाले भी झगड़ा खत्म करके इनसे आ मिले और फिर यह विवाद लगभग समाप्त हो गया। अगर इस मंदिर के भीतर रखी मूर्ति गायब कर दी जाए तो हमारा काम हल हो जाएगा। वह किस तरह? हम यह अफवाह फैला देंगे कि मूर्ति दूसरे संप्रदाय के लोगों ने चुरा ली है। दंगा भड़क जाएगा और जब तक मूर्ति मंदिर में वापस नहीं लौटेगी दंगा शांत नहीं होगा। तो फिर तुमने अब तक यह काम क्यों नहीं किया? यह काम इतना आसान होता तो यह कभी का हो गया होता नागराज। वह मूर्ति करोड़ों की है और उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग? सांप? वैसे तो किसी को कुछ कहते नहीं, पर कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में बुरे इरादे से जाएगा तो नाग उसे डस लेंगे। हमारे 5 आदमी इसी चक्कर में मारे गए। ओह, यह तो कोई तिलस्मी मामला है और तुम इस तिलस्म को तोड़ सकते हो नागराज। बेशक बेशक मैं तोड़ सकता हूँ। इसके अलावा सुरक्षा के और क्या प्रबंध है वहाँ? यदि मंदिर की चोरी का तुरंत पता चल गया तो आसपास के कबीलों तक में जलजला आ जाएगा। सैकड़ों लोग शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। जैसे ही तुम मूर्ति चुरा कर भागोगे हम सांप्रदायिक दंगा भड़का देंगे। मूर्ति प्राप्त करते ही तुम्हें बेले संप्रदाय के सरदार को सूचित करना होगा। क्या ऐसी सूरत में गोरखनाथ कुछ रोकथाम नहीं करेगा? उसके लिए गोरखनाथ को कबीले वाले को विश्वास दिलाना होगा कि मूर्ति वापस आ जाएगी, और मूर्ति वह ला नहीं पाएगा। इस तरह उस पर से दोनों संप्रदायों का विश्वास उठ जाएगा और फिर उसका खेल खत्म। गुड आइडिया। तो फिर समझ लो उसका खेल खत्म हो ही गया। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी और को साथ नहीं ले जाना चाहोगे? नहीं राका, सिर्फ राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। करोड़ों की मूर्ति, यह मूर्ति अगर मुझे मिल जाए तो ऐश की जिंदगी जीने का यह एक सुनहरा मौका होगा। जब नागराज मूर्ति लेकर लौटेगा तब नागराज को भी खेल खत्म कर दूंगा। बस राका, मुझे यहीं उतार दो। इस पुल पर हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे नागराज। अवश्य, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा और इसी पुल पर तुम्हारी कब्र भी बनेगी। नागराज जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया। उफ, शेर की दहाड़! वाह, क्या युद्ध है! एक शेर एक जंगली गेंडे से लड़ रहा है। अरे ये तो भैंसा है। यह क्या, एक की बजाय दो दो जंगली भैंसे! ये तो जंगल के राजा के साथ नाइंसाफी है। मल्ल युद्ध में एक का मुकाबला दो से नहीं होता। तुम में से एक को मेरे साथ लड़ना होगा। और फिर अब बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बस मैं तेरी गर्दन का एक हड्डी तोड़ देता हूँ और फिर तेरा खेल खत्म। उधर शेर भी अपने दुश्मन को मार चुका था। हम दोनों अलग अलग क्षेत्र के राजा हैं। दोस्त, अभी मैं जल्दी में हूँ, वरना तुम्हारे साथ जरूर बातें करता। मैं जानता हूँ कि तुम शुक्रिया अदा करना चाहते हो। नागराज उस बस्ती के पास पहुँच गया। बस इस नदी को पार करना है, इसके बाद मैं उस बस्ती में पहुँच जाऊँगा। बड़ा ठंडा पानी है। मुझे आधी रात के समय मंदिर में दाखिल होना है, तब तक मैं यहाँ विश्राम कर लूँ। आधी रात के समय हर कोई गहरी निद्रा में विचरण कर रहा है। नागराज को देखते ही कुत्ते दुम दबाकर भाग जाते थे। भाग जाओ, मैं नागों का राजा हूँ। जागते रहो। उफ, बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दो। मंदिर के पार्श्व भागे में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। और अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया हूं। अब यह दरवाजा, नागानंद नागराज का दायां हाथ,
नागानंद, तुम अंदर जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। उफ, दरवाज़ा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना काम कर दिखाया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी अरे अरे नादानो, मुझ पर जहल उगल रहे हो। ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। नागराज के शरीर पर उसने सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज पर जहल उगने का इंजाम। बचे हुए नागराज की जहरीली फुंकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। साए उफ, काफी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं। लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहां से चलना चाहिए। और फिर गश्त लगाते चौकीदार ने मंदिर के गुंबज पर प्रकाश देखा। तो वह कौन है मंदिर के गुंबज पर? बस्ती में शंख और तुर ही बज उठे, जो खतरे का संकेत था। ओह, खतरा! मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो भाग रहा है, पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीलों वालों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। उफ, शक, 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 तीर भालों की बरसात हो पड़ी है। सांप सांप! चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मसाले ही मसाले हैं। ठाक! मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। अरे कहाँ गया? वो देखो, उस पहाड़ी पर है। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहा है। क्यों ना इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। अब जल्दी से अपनी तेज लंबी छलांग का प्रयोग करके इस खाई को पार कर जाऊंगा। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। और सुबह हो गई। बड़ा भयंकर जोखिम भरा मिशन था यह सामने की बस्ती मेरे दोस्तों की है। इससे आगे मुझे कोई खतरा नहीं। नागराज कोडवर्ड की मदद से बेले कबीले के सरदार तक पहुंच गया। मैं कामयाब हो गया हूं। अब तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। हमले की तैयारी करो। दूसरे कबीले में बेले संप्रदाय के लोग हमारी बस्ती पर हमला बोलने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नागराज उस पुल पर पहुंचा जहां राका की टोली उसका इंतजार कर रही थी। मैं मूर्ति लेकर आ गया हूं राका। मूर्ति मेरे हवाले कर दो। नहीं, मुझे हिदायत है कि इसे बुलडॉग तक पहुंचाना है, लेकिन तुम्हें इसे मेरे हवाले करना ही होगा। एक नज़र अपने चारों तरफ डालकर तो देखो। बेवकूफ़ों, तुम अपने बॉस के साथ गद्दारी कर रहे हो। और फिर तुझे इसी हालत में लाद कर कैंप ले जाऊंगा। ओह, सड़क पर पेड़ गिर पड़ा है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे तो पेड़ों को तो उखाड़ कर फेंक सकता हूं मैं। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ जड़ टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इसमें हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाखा पर मेरा पांव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफ़ेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वो मूर्ति चाहिए। ओहो, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसीलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा माना तो तुम जा सकते हो, और अगर नहीं माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ कि तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन उफ, मेरे गले में फंदा। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है।
जिफ। सिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। सिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। उफ! इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। ठाक! भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालत जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा! उफ! कितना प्यारा बच्चा है। मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद ले लिया, एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ऐ इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जगह मिली थी, जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपने माँ के से हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इसी जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग शुरू करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जिह्वा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित न कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिए। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। उफ! अभूतपूर्व! इसके जिस्म का रंग बदलने लगा। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है, जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज का मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्याओं से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया।
यह है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया। अब तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे। लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूँ। ये लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई। यह सही रास्ते पे आ गया। आपके चमत्कारी सिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास ना होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला सिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था, और जब से सिकांगी उसके पास था, वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे सिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो, और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, सिकांगी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। मैं सचमुच कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते, और न जाने कब तक मैं नागमणि का गुलाम कर बना रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था, और वह आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई, और कबीले ने गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। समाप्त।